वेलकम बैक। नमस्कार और चलिए आपका स्वागत है इस नेक्स्ट वीडियो में ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार। तो खरपतवार कैसी होती है, जैसे इस इमेज में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये आपका मेन प्लांट है और इस प्लांट के आसपास जो छोटे छोटे से पौधे से प्लांट्स उगाते हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपकी जो फसल को जो न्यूट्रिएंट जाने थे उनमें इनका भी हिस्सा आ जाएगा। मॉइस्चर भी ये ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और कई बार बहुत ज़्यादा आसपास उग जाते हैं तो उससे प्रॉपर सनलाइट आपकी क्रॉप के ऊपर या फसल के ऊपर नहीं पड़ती। तो इसलिए इन खरपतवार को, इसको बोलते हैं खरपतवार या वीड, ठीक है, इनको निकालना ज़रूरी होता है। तो दीज आर अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स। तो इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। So these undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding, weeding out. Weeding is necessary since weeds compete with crop plants for water, nutrients, space, and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals and human beings. अब देखो दिक्कत दूसरी क्या होगी। मान लो अगर आपने नहीं काटे, जब आप कटाई कर रहे हैं फसल की और साथ में कटाई के साथ साथ ये वीड्स भी आपके कट के फसल के साथ ही आ गए। अब कुछ वीड ऐसे भी हैं जो पॉइजनस भी हो सकते हैं। मान लो जो आपकी फसल है वो ह्यूमंस के लिए नहीं, वो आपका फॉडर है, आपके जो एनिमल्स हैं उनके लिए वो चारे वाली फसल है। तो उसके साथ अगर आपने वीड्स वाले जो प्लांट्स थे वो नहीं निकाले थे और वो पॉइजनस थे और वो भी कट के साथ में आ जाएंगे, तो दे विल बी मे बी हार्मफुल फॉर योर केटल। ठीक है, हो गया। सेकंड, अब अगर आप नॉर्मल कोई और फसल जैसे गेहूं है ना, राइस, वो उगा रहे हैं और उसके साथ भी वीड्स अगर आ गए, उसको भी सेग्रीगेट करना एक आफत है कि खाने वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, इट मे बी पॉइजनस। इसीलिए भी ज़रूरी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो compete करते हैं उसके साथ फॉर न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, बट दे मे आल्सो बी पॉइजनस। इसलिए भी उनको समय पे निकालना ज़रूरी होता है। तो मेथड्स फॉर वीडिंग, तो वीड आउट करने के लिए क्या होता है, नॉर्मली जो आपके टूल्स हैं, है ना, मैनुअली उससे करोगे आप मोस्टली। तो टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स। तो जो आपने फसल बोने से पहले जब आप टिलिंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं ना, मिट्टी को पलटते हैं बार बार, तो उससे क्या होता है, जब मिट्टी पलटेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे वो प्लांट्स, वो वीड्स होते हैं, वो उस पलटने में ही निकल जाते हैं, उनकी रूट्स आपकी बाहर आ जाती हैं, दे आर अपरूटेड, है ना, वो जड़ से उखड़ जाते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। तो जड़ से उखड़ जाएंगे जब आप मिट्टी को बार बार मतलब टिलिंग करेंगे, उसकी आप मिट्टी की पलटेंगे उसको, तो बार बार जो ये प्लांट्स हैं, खरपतवार, वीड्स, विल गेट अपरूटेड और इवेंचुअली वो सूख जाएंगी और विल गेट मिक्स विद द सॉइल, सॉइल में मिक्स हो जाएंगी, तो एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, बिकॉज अगर ये जो खरपतवार हैं इनमें अपने फूल आ गए, ठीक है, और इनके बीज आ गए, वो गिरेंगे, वो और ज़्यादा प्लांट्स वैसे और प्रोड्यूस कर देंगे, तो उससे पहले पहले उनको उखाड़ना ज़रूरी है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो अगर हम दराटी से उसको काटते हैं बहुत क्लोज टू द ग्राउंड, या पकड़ के उखाड़ ही देते हैं, तो ग्लव्स पहन के आपको ये काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मतलब मोस्टली फार्मर्स के पास एक्सेस तो नहीं होता, पर आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो नॉर्मली अपने हाथों से ही कर लेते हैं, बिना ग्लव्स के, बिना किसी प्रोटेक्टिव उसके गियर के। पर अगर आपको ऐसे उखाड़ना है छोटे छोटे प्लांट्स, तो आप ऐसे उखाड़ सकते हैं उसको। छोटा सा खेत का एरिया आपका बड़ा है तो फिर तो आपको प्रॉपर टूल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। यहाँ पर खुरपी आपकी काम आएगी। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सम केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। जैसे पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वीड को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए वीडिसाइड लाइक 2,4-D। तो दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, बट डेफिनेटली क्योंकि ये वीडिसाइड्स हैं, कुछ केमिकल्स ही हैं, तो केमिकल्स हमारे लिए तो खतरनाक है। तो जब भी केमिकल्स का स्प्रे करना है तो मास्क लगाना है, आई ग्लासेस, आई प्रोटेक्शन ज़रूरी है, ताकि वो स्प्रे आपकी आंखों में ना जाए गलती से भी कि हवा चली और आपकी आंखों में आ गया। तो आई प्रोटेक्शन ज़रूरी है, मास्क लगाना, ठीक है, ब्रीदिंग, ताकि आप ब्रीद इन ना कर लो सारी पॉइजनस फ्यूम्स को, केमिकल्स को, और ग्लव्स के साथ, ठीक है। मेथड्स फॉर वीडिंग, तो ये हो गया आपका स्प्रे, वीडिसाइड का आपने स्प्रे कर दिया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका खुरपी से आपने मैनुअली ही उसको अप्रूट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक सिक्स्थ आएगा यहाँ पे, हार्वेस्टिंग। चलो इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हुआ हमें स्टार्ट किए हुए। तो देखिए अप्रूटिंग में क्या है, सॉरी अप्रूटिंग बोल रहा हूँ, हार्वेस्टिंग, कटाई। तो अब समय आ गया कि फसल तैयार हो चुकी है, अब फसल की कटाई करनी है, हार्वेस्ट करना है, ठीक है। अब चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो आपकी नॉर्मल गेहूँ या चावल हैं। द कटिंग ऑफ मतलब सीरियल्स हैं।
कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डिफाइन हार्वेस्टिंग। इट इज द कटिंग ऑफ क्रॉप वंस इट इज मेच्योर। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। या तो पूरी निकाल ली जाती है, ठीक है। अब जैसे गोभी है, गोभी कहाँ लगेगी, ऊपर उसका फूल होगा, नीचे गोभी होगी। तो कुछ चीज़ें वो पूरी की पूरी आपको निकालनी पड़ती हैं, है ना? जो अंडरग्राउंड कुछ आपकी वेजिटेबल्स लगती हैं, पूरी आपको अप्रूट करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी, राइट? कंप्लीटली पुलिंग इट आउट। और जैसे गेहूँ है, ठीक है, मक्की है, उसको पूरा तो नहीं उखाड़ा जाता, उसको तो ऊपर से काटा जाता है। तो उसके पीछे जो रह जाता है पार्ट, वो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ठूंठ, ठीक है? ओके, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो इट यूजुअली टेक्स 3 टू 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। हमारी फसलें होती हैं जो सीरियल्स हैं बेसिकली, उनको 3 से 4 महीने लगते हैं पूरी तरह ग्रो करने में, ठीक है? देखिए, तो हार्वेस्टिंग, अब ये पहला डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपका मैनुअली हो रहा है, ठीक है? दराटी लेके आपको उसको काट रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है? बंडल उसके बना के। और यहाँ पर सेकंड डायग्राम अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर वो सारा काम आपका मैकेनिकली हो रहा है। दिस मशीन ये क्रॉप को काट रही है और काट के साथ साथ में इसके बगल में जो ट्रैक्टर चल रहा है ट्रॉली वाला, इसमें उसको ट्रांसफर भी कर रही है। तो हार्वेस्टिंग इन आर कंट्री इज इधर डन मैनुअली बाय सिकल दैट इज द्राटी, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये भी थर्ड डायग्राम आप देख सकते हो, दिस इज हार्वेस्टर। देखो ये कटाई कर रहा है इसका, अब ये कटाई देखो ऊपर से कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। तो ये पीछे जो ये रह गए, व्हाट इज दिस, क्या है ये? इसको लेके बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मुद्दा उठा था ये, ठीक है, सरकार के लिए। ये जो स्टबल रह जाता है उसके बाद, फसल की कटाई के बाद, इसको जलाया जाता है, क्योंकि ये रह जाएगा तो आप अगली फसल कैसे करोगे? और आप एक-एक करके इसको उखाड़ने लगे तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग, और आपने उखाड़ भी दिया एक-एक करके, तब भी क्या होगा? तब भी क्या होगा? आप उसको कहीं न कहीं मतलब डंप तो करना पड़ेगा ना, कहाँ रखोगे उसको? घर में तो रख नहीं सकते, खेत में रखोगे तो खेत की जगह वेस्ट हो जाएगी। तो नॉर्मली किसान क्या करते थे, इसको आग लगा देते हैं, व्हिच इज़ नॉट गुड। अभी हम आएँगे, उस पॉइंट पे भी आएँगे। तो देखिए, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। जो ग्रेन्स हैं, अब आपने कटाई तो कर दी, अब उसमें से ग्रेन्स को अलग करना है, गेहूँ के हैं, चावल के हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, जहाँ पर सीड्स को बाकी की जो शेफ है उससे सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। मैंने पहली बार नाम सुना, अच्छा कंबाइन बोलते हैं इसको? यस, कंबाइन व्हिच इज़ इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। तो ये कटाई भी कर रही है और उसको सेपरेट भी कर रही है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो, जॉन डीर कंपनी का ये इमेज मैंने ली है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज़ हार्वेस्टर, और यहाँ पर अंदर जो मशीन लगी है वो उसको थ्रेशिंग कर रही है उसकी, और फाइनली उसको सेपरेट करके यहाँ पे डाल रही है। इसके बगल में एक और व्हीकल चल रहा है। तो दिस मशीन इज कॉल्ड कंबाइन विच इज अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। एक बार रिपीट करते रहा करो, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि इतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाए कि आपको लेक्चर के बाद वो याद रहे कि हाँ हमने ये पढ़ा था, ठीक है। और इमेजेस से क्या है, ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं हम। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम दिस स्टब्स, है ना, स्टब बर्निंग, फसल का ठूंठ इसको बोलते हैं ये। दे आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, दिस कॉजेज पॉल्यूशन। और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है और उसका सारा का सारा ब्लेम डाला जाता है कि जी पंजाब हरियाणा में ये जो स्टब बर्निंग होती है, इससे पॉल्यूशन आता है। दैट डेफिनेटली कॉजेज, ऐसा नहीं कि वो नहीं करेगा, उससे भी धुआं आएगा, और वो धुआं जाके क्या होता है, कुछ एरिया जैसे दिल्ली की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है और सर्दियों में कि उसके ऊपर जो एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, और हवाओं का फ्लो कुछ ऐसा है कि आसपास का वो जो धुआं है स्टबल बर्निंग से रिलीज हुआ, उस एरिया में आके ना इकट्ठा हो जाता है, वहाँ से मूव नहीं करता ज़्यादा, वो वहीं आ जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है। जिसकी वजह से बहुत गंदे, सिवियर, डेंजरस लेवल पे चला जाता है एयर पॉल्यूशन, है ना? लिटरली लीथल लेवल पे। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। अब इसको भी एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ ट्राई कर रही है, बहुत कुछ मतलब कहा जा रहा है फार्मर्स को, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, नई-नई पॉलिसीज़, नए-नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए जा रहे हैं। उसमें से एक ये है, एड्रेसिंग अ वर्कशॉप टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव टू टैकल स्टबल बर्निंग, द मिनिस्टर सेड, ठीक है, आई एम जस्ट कोटिंग इट फ्रॉम गूगल सोर्स, that statutory direction have been issued to thermal power plants to co-fire biomass based pellets। जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो कोयला जलाते हैं, वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, तो उनको कहा गया सिर्फ कोयला मत जलाओ, साथ में ये जो आपके स्टबल हैं, ठीक है, इसको प्रोसेस करके इसके पैलेट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बायोमास बेस्ड पैलेट्स, इनको जलाओ वहाँ पे, ठीक है। तो टॉरिफाइड पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स विद फोकस ऑन पैडी स्ट्रॉ विद कोल अप टू 5 to 10%,
एंड टू इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन एनसीआर अदर देन। अब आगे की कहानी, मतलब सरकार कोशिश कर रही है कि इन स्टबल को भी कहने के जलाने के काम आए, पर वो जलाया कहाँ जाए? खुले खेत में नहीं, बल्कि थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है, जहाँ पर कम से कम इस्तेमाल तो हो। यहाँ पर तो ये वेस्ट है, इसको जलाने से उल्टा आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये धुआं सिर्फ दिल्ली नहीं जाएगा, ये आसपास के एरियाज में नहीं जाएगा, ये वहाँ पर जो आसपास लोग रह रहे हैं वो भी तो इसी एयर को इनहेल करेंगे। तो आपकी फैमिली, आप ही के बच्चे, ठीक है, डैमेज तो उन्हीं को होगा, दूर वालों को तो होगा ही होगा, आपको भी हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फार्मर्स ही गलत हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। अब वो इतना सारा ये चीज़ निकालने में अगर लगेंगे, उसमें कितना कॉस्ट जाएगी, कितना टाइम जाएगा, रिसोर्सेज होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सारे किसान तो लोन लेके खेती कर रहे होते हैं, है ना? तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सीरियस एंड डेलिकेट इशू। इसको आप इमीडिएटली बोल दो कि ये गलत है, वो गलत है, वो भी हम नहीं करते। पर हम ये हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपने फार्मर्स को हेल्प कर सकें। नेक्स्ट इज स्टोरेज। तो आई थिंक इसको भी साथ साथ अभी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका 7th पॉइंट आएगा, स्टोरेज। अब आपने फसल काट ली, सेपरेट भी कर ली, उसकी थ्रेशिंग भी कर ली उसकी, अब उसको स्टोर करना, और उसको ढंग से स्टोर करना ज़रूरी है। पर क्या सर फसल को काटते इमीडिएटली स्टोर कर लिया जाता है थ्रेशिंग करने के बाद? नहीं, क्योंकि उस फसल में अभी भी कुछ ग्रेन्स में मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको सुखाना पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि मॉइस्चर होगा और वैसे आप स्टोर कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? फंगस लग जाएगी। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो पहले तो उनको खुद को सुखाओ और ऐसी जगह रखो जहाँ वापस से मॉइस्चर उसमें नहीं आ पाए, ठीक है। इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, चूहों से बचाना पड़ेगा, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो उसको इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन्फेक्ट कर सकते हैं। If freshly harvested grains, seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. Hence, before storing them, they are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. और यहीं पर दिक्कत आती है। अब आपको तो पता नहीं कि मौसम कब पलटी मारेगा। कई बार ऐसा होता है, आप वेदर फोरकास्ट में देख रहे हो कि चांसेस ऑफ रेन हैं, और आपको पता है बारिश हो रही है। यहाँ लिख रहा है चांसेस है, और कई बार वो बोल रहा है कि बारिश होनी है, और यहाँ पर मतलब मौसम बिल्कुल सही है, हल्के-हल्के बादल हैं बस। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर। तो सडनली आपने बाहर फसल सुखाने रखी है और आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये गर्मी है, गर्मियों में बारिश हो जा रही है, ठीक है? तो उस समय क्या होगा? वो फसल आपकी सड़ जाएगी। तो बारिश में जितना मॉइस्चर उसमें चला गया, आप उसको इमीडिएटली कैसे अंदर लेके जाओगे? इतने ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो, ठीक है? तो वो आपकी खराब हो जाती है, इवेंचुअली वो खराब हो जाती है। तो स्टोरेज एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारी कंट्री में, ठीक है? आई थिंक मैक्सिमम कंट्रीज़ में, नॉट ओनली हमारी कंट्री में। और एक और चीज़, घर में कभी देखा आपने कि घर में टीन के बड़े-बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनमें हम कई बार गेहूँ वगैरह रखते हैं, ठीक है? जिनके अपने घर में अपने अब खेत हैं, तो गेहूँ जो अपनी कंज़म्पशन के लिए रखते हैं घर में कि उसको पिसाएँगे, उसका आटा बनवाएँगे, बाज़ार से डायरेक्टली आटा नहीं खरीदते। तो उसमें नीम के पत्ते डाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि नीम के पत्ते जो हैं ये उसको खराब होने से बचाते हैं, ठीक है? इंसेक्ट से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डेवलपमेंट से बचाएँगे। तो केमिकल डालने के बजाय आप बेटर है आप नीम के पत्ते यहाँ पे डालें। ठीक है? तो silos and granaries are large scale godowns for the storage of grains to protect them from insects, rats and other pests. तो ये है आपका, दिस इज अ गवर्नमेंट स्टोरेज, ठीक है। इसको आप silos बोल सकते हैं, ग्रेनरीज बोल सकते हैं। तो दे आर लार्ज टैंक्स that serve the purpose of store house and are used। तो बड़े बड़े गोडाउन है ये बेसिक, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंस है सिलोज एंड ग्रेनरीज में। आई लीव दैट अप टू यू कि आप थोड़ा सा होमवर्क करें इसके ऊपर, कि सिलोज की थोड़ी सी इमेजेस देखें, ग्रेनरीज की इमेजेस देखें, ठीक है। तो दे आर लार्ज टैंक्स दैट सर्व द पर्पज ऑफ स्टोर हाउस एंड आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब जैसे ये है, इट्स अ मोर अ गो डाउन, क्योंकि यहाँ पे बोरियों में भर के आप ग्रेन रख रहे हैं, है ना। बहुत बड़े टैंक्स नहीं है कि टैंक्स में आपने डायरेक्टली ग्रेन डायरेक्टली ही डाल दिया है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं, टैंक्स के अंदर आपने सीधा ग्रेन डाल दिया। दूसरा इस तरह के स्टोर हाउस, ठीक है, जहाँ पर आपने बोरियों में भर के रखा है। बिकॉज़ बोरियों को लेके जाना, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, आपने कहीं लेके जाना उसको, आस-पास की सब्ज़ी अनाज मंडी में लेके जाना है, ठीक है? तो तुम इतने बड़े टैंक से कैसे निकालोगे? बेटर है आपने बोरियों में रखा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको उसको कैसे फर्दर यूज़ करना है, वहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ लेके जाना है, उस पे डिपेंड करेगा कि स्टोरेज हाउस का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री देखिए क्या है? वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। फसल उगाने के लिए जो सारे स्टेप्स हैं वो हमने सारे पढ़े, लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा, है ना, सब कुछ। तो सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम,
है ना? जो पशु रखते हैं, पशु चराते हैं या खेतों में रखते हैं, दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो उन पशुओं को, कैटल को भी आपको खाना भी देना है, चारा एंड शेल्टर, उनके रहने की भी व्यवस्था करनी है एंड प्रॉपर उनका ध्यान भी रखना है। कभी बीमार हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट भी करवाना है। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, आपके पास 10-15 गाय हैं, 10-15 भैंसें हैं और आप दूध इकट्ठा करके दूध बेच भी रहे हो, पर उन गायों को रखने के लिए आपने प्रॉपर एक शेल्टर बनाया है, उनको उनके लिए चारे की व्यवस्था है, उनकी केयर के लिए प्रॉपर ना व्यवस्था है। तो दिस एंटायर ऑन अ लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर आपने गायों को पाला है ना, गौशाला टाइप। डन? चलिए, तो अब लास्ट में देखते हैं कीवर्ड्स क्या-क्या रहे इस चैप्टर में। इन कीवर्ड्स का आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ये आपने होमवर्क करना है। ढूँढ के कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज़ लिस्ट डाउन करिए, लिखिए इनको कौन-कौन सी हैं, पॉइंटर्स। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? कैसे आप इसको 2 लाइन में डिफाइन करेंगे? क्रॉप क्या है? फर्टिलाइज़र्स, ग्रेनरीज़, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लो, रबी, सीड्स, साइलो, ठीक है? सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, विनोइंग। विनोइंग हमने डिस्कस नहीं किया, पर आप ये जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा तो आप इसको भी कवर कर लेना। तो ये कीवर्ड्स हैं, इन टर्म्स को हमने पढ़ा है। तो ट्राई टू एक्सप्लेन ईच टर्म अपने आप बिना पढ़े, कि आपको अगर एक्सप्रेस करना है व्हाट इज फ्लो, व्हाट इज फ्लोइंग, क्या आप बोलेंगे, है ना? तो ये एक बार आपने सारी रिवाइज कर दिए तो दैट इज डन, मेन काम आपका हो गया। अब इसका एक छोटे से वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर को समराइज करके दूंगा, फिर देखेंगे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने इतना समय दिया एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, पूरा प्रोसेस जिस तरीके से बनाया गया है, तो इसमें बहुत मेहनत जाती है, बहुत एफर्ट जाता है, बहुत समय जाता है, बट एंटायर पर्पस ये नहीं कि आप सिर्फ एनसीईआरटी कवर करें और आप एग्जाम में पास हो जाएं, नहीं, क्योंकि ये एग्जाम के नंबर आपको लाइफ में कहीं काम ज़्यादा नहीं आने वाले, ठीक है? बट इस टॉपिक के थ्रू आप रियलिटी से रिलेट कर पा रहे हो। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है दुनिया में। आप समझ पा रहे हो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके प्रोसेसेस क्या-क्या हैं, उनके स्ट्रगल्स हैं, है ना? उन सारी चीज़ों को, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो दैट इज़ माय एफर्ट। आई होप कि मैं अपने एफर्ट में थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ, तो बाकी आप भी कोशिश करिए, कुछ नया जानिए, ठीक है? इन चीज़ों से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में पढ़िए और सोचिए, मे बी शायद आप कोई अच्छा सॉल्यूशन उसके लिए निकाल सकें। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।